नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द राज एकेडमी यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत। और हम लोग मध्यकालीन भारत देख रहे हैं। और आपको बता दें, ये जो नोट्स है बिल्कुल केजीएस का नोट्स है। केजीएस का जो मंजू सर के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया गया है मध्यकालीन भारत, उन्हीं का नोट्स है। हैंड रिटेन नोट्स है, बिल्कुल हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स को बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिवीजन के तौर पे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लास की तरह बिल्कुल नहीं हम लोग करेंगे। पॉइंट को एक बार दो बार में समझेंगे, उसको याद करेंगे, रिकॉल करेंगे और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरी दिल्ली सल्तनत को, यानी 1206 से लेकर 1526 तक अप्रोक्स 320 साल की हिस्ट्री हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको पता है दिल्ली सल्तनत से पहले अरबों का आक्रमण हुआ था, तुर्कों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, और ये सब राजवंश का आक्रमण हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का विकास हुआ। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। देखते हैं दिल्ली सल्तनत, और इससे रिलेटेड हम लोग करेंगे एमसीक्यूज, क्योंकि अब एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए। कितने राजवंश हुए? 5 राजवंश हुए। इस 5 राजवंश में सबसे पहले जो हुआ वह हुआ गुलाम वंश, उसके बाद हुआ खिल्जी वंश, फिर आया तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो याद रखिएगा, गुलाब खिला तो सूंघ लो। ठीक है, गुलाब खिला तो सूंघ लो मतलब पहले गुलाम वंश, खिला मतलब पहले उसके बाद खिलजी वंश। ठीक है, उसके बाद तो मतलब तुगलक वंश, फिर सूंघ लो मतलब सूंध मतलब सैयद वंश, और लो मतलब लोधी वंश। ठीक है, ऐसे ट्रिक से आप याद रखिएगा। तो एक बार अपने मन में बोल लीजिए, गुलाब खिलजी, गुलाब खिलजी, गुलाब खिल गया तो तुगलक से सूंध यानी सैयद लोधी, ये ऐसे याद कर लीजिएगा। कार्यकाल देखें तो गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था। फिर खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक था। तुगलक वंश का जो कार्यकाल था वो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक था। और सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक था। लोधी वंश का जो कार्यकाल था वो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे किसका? गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो कार्यकाल था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का कार्यकाल था। और 1290 से लेकर 1320 खिलजी वंश का था। तो चलिए हम लोग, गुलाम वंश का नामकरण जो है वह हब्बीबुल्लाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हब्बीबुल्लाह के द्वारा किया गया था, क्योंकि इस वंश में अधिकतर शासक किसी न किसी के गुलाम हुआ करते थे। आगे हम लोग देखेंगे कौन किसके गुलाम थे। तो हबीबुल्लाह गुलाम वंश का नामकरण किया था। चलिए, गुलाम वंश की बात करें तो ममलुक वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ममलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। और ममलुक वंश का भी नामकरण किसके द्वारा किया गया? हबीबुल्लाह के द्वारा भी ममलुक वंश का नामकरण किया गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और गुलाम वंश का कार्यकाल भी जरूर याद रखिएगा, 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का कार्यकाल हुआ करता था। ठीक है, और गुलाम वंश यानी ममलुक वंश का नामकरण कौन किया? हबीबुल्लाह के द्वारा किया गया। यहाँ ममलुक शब्द का अर्थ है स्वतंत्र शासक या गुलामों के स्वतंत्र पुत्र या पुत्रियां। ठीक है, ममलुक का वंश क्या है? तो एक स्वतंत्र शासक है, और उसके मतलब यह है कि गुलामी के स्वतंत्र पुत्र और पुत्रियां, इसका जो है वह मीनिंग हुआ। गुलाम वंश के अगर मुख्य शासक की बात करें तो इसमें मुख्य शासक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, फिर आया इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह के बाद आता है मसूद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, गयासुद्दीन बलवान, कैकुबाद और ट्यूमर्स यहाँ इसके प्रमुख शासक हुआ। और 1290 में दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे खत्म हो जाता है। माफ कीजिएगा, गुलाम वंश खत्म हो जाता है। तो सबका एक बार कार्यकाल देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल था यह 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक मात्र 4 साल इसने शासन किया। फिर आराम साहब आता है जो कि 1210 से लेकर 1210 तक ही रहता है, मतलब कुछ ही महीने में ही निपट जाता है। फिर इल्तुतमिश आता है जिसका शासनकाल 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रुकनुद्दीन फिरोज आता है जो कि 1236 से लेकर 1236 तक ही इसका कार्यकाल रहता है। फिर आती है रजिया सुल्तान, जिनका कार्यकाल 1236 से लेकर 1240 तक रहता है, रजिया सुल्तान का कार्यकाल। फिर आता है बहराम शाह जो 2 साल शासन करता है, और 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक इसका शासन काल रहता है। उसके बाद मसूद शाह आता है जो कि 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक इसका शासन काल रहता है, मसूद शाह का। फिर नसरुद्दीन शाह आता है जिसका शासनकाल 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक रहता है, लगभग 20 साल तक ये शासन करता है। उसके बाद आता है बलवन का कार्यकाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। तो बलवन जो 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक इसका शासन काल रहता है। और 1287 से लेकर 1290 ईस्वी तक लगभग 3 साल का शासनकाल कैकुबा का रहता है। और 1290 में ही क्यूमर्स भी शासन बनता है, और 1290 में ही खत्म हो जाता है गुलाम वंश की मतलब वर्चस्व। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो गुलाम वंश के मुख्य शासक कौन कौन थे? तो एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, मुख्य शासक थे जिनका कार्यकाल 1206 से लेकर
कितना तक था, 1210 ईस्वी तक था। उसके बाद थे इल्तुतमिश, जिनका शासनकाल 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक था। आप सोच रहे होंगे कि भाई ऊपर लिखा हुआ है तो तुम नीचे क्यों लिख रहे हो? इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि आप के दिमाग में रिकॉल हो जाए, क्योंकि हम जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे आपके दिमाग में घूमेगा। अगर आप फोकस से देख रहे होंगे तब, कंसंट्रेशन से देख रहे होंगे तब आपके दिमाग में वैसे वैसे घूमेगा, तो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा टाइमलाइन का। फिर इल्तुतमिश के बाद इसकी बेटी एक बहुत महत्वपूर्ण शासक बनती है जिससे क्वेश्चन आता है, तो ये इसका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक रहता है। फिर बलवन आता है जिसका शासनकाल 1266 से लेकर 1287 तक रहता है। तो ये जो गुलाम वंश के चार जो है महत्वपूर्ण शासक है। अब एक एक करके सभी के बारे में देख लेते हैं। अगर हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। ठीक है, 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी के गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी के एक गुलाम था। और इससे तराइन का जो सेकेंड युद्ध हुआ था, तराइन के सेकेंड युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था कौन? ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो तराइन के युद्ध के पश्चात इन्हें उत्तरी भारत का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। कहाँ का? उत्तरी भारत का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। किससे? ऐबक को नियुक्त कर दिया। किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो किसके द्वारा नियुक्त किया था? मोहम्मद गौरी के द्वारा नियुक्त कर दिया गया था। 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद ये उत्तर भारत के पहले मुस्लिम शासक बने। 1206 में जब गौरी की मृत्यु हुई तो उत्तर भारत के पहले शासक कौन बने थे? ऐबक बने थे। दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। कहाँ राजधानी बनाया था? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। और लाहौर वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि ऐबक जो था वह प्रथम मुस्लिम शासक तो था, ठीक है, लेकिन सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। इन्होंने मालिक मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण किया था। किसका? मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने मोहम्मद गौरी के नाम से सिक्के भी जारी किए थे। मोहम्मद गौरी के नाम का खुतबा भी पढ़वाया था इसने। ठीक है, और कुरान खां और लाख बख्श के नाम से इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। किसके? कुरान खां और लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ऐबक के सामने तीन चुनौती था। कौन कौन तीन चुनौती था? तो एक था अमीर वर्ग, ठीक है, एक था भारतीय स्थानीय शासक, और एक था कुबाचा और यलदूज। एक कुबाचा और यलदूज बिल्कुल ऐबक की तरह गोली का ही गुलाम हुए करते थे, जो कि लाहौर और मुल्तान वाले क्षेत्र पे ये शासन अपना चलाते थे। ठीक है, लेकिन ये डर था कुतुबुद्दीन ऐबक को कि ये लोग कभी ना कभी हमला कर सकते हैं भारत पे, दिल्ली पे। इसकी ये तो एक बड़ी चुनौती थी। उसके बाद भारत के जो अमीर वर्ग थे, ठीक है, जो अमीर वर्ग हुआ करते थे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी, अमीर वर्ग भी। ठीक है, और उसके बाद भारत के जो स्थानीय छोटे मोटे शासक थे, ये भी इसको लेकर बहुत बड़ी चुनौती है कि ये लोग कभी एकजुट होकर अटैक ना कर दे। इस समय गजनी का शासक यलदूज थे। गजनी जो जगह था, ये जो अफगानिस्तान में था, उसके शासक कौन थे? यलदूज थे। कौन थे? यलदूज। ठीक है, ऐबक ने गजनी पर 1509 में आक्रमण किया तथा यलदूज को पराजित कर दिया था। जिस ऐबक ने सोचा कि हम काहे डर के रहे, साला इससे डर के रहेंगे, इससे अच्छा चलो हम ही आक्रमण कर देते हैं। और 1209 ईस्वी में आक्रमण कर दिया गजनी पे। कौन? ऐबक। ऐबक ने 1209 ईस्वी में गजनी पे आक्रमण कर दिया और यलदूज को पराजित कर दिया। इन्होंने दो लेखकों हसन निजामी, फक्र ए मुदब्बिर को संरक्षण दिया था। ऐबक ने दो लेखक कौन कौन? हसन निजामी, किसका किसका? हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर, ये दोनों को क्या किया था? इस दोनों को संरक्षण प्रदान किया था। हसन निजामी का जो पुस्तक है उसका नाम है ताज उल मासिर, ठीक है, और फक्र ए मुदब्बिर का जो पुस्तक है उसका नाम है अदाब उल हर्ब। ये दोनों पुस्तक याद रखिएगा। अदाब उल हर्ब पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? फक्र ए मुदब्बिर के द्वारा लिखा गया था। और हसन निजामी जो पुस्तक है ताज उल नमासिर के द्वारा लिखा गया था। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ में सेना का मुख्यालय भी स्थापित किया था। किसने? तो यह ऐबक ने। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इतिहासकारों के अनुसार इन्होंने सुदृढ़ीकरण किया, न कि विस्तार पे बल दिया। यानी इतिहासकार ये मानते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ किया, यानी एक रूप दिया। ठीक है, विस्तार पे ज्यादा जोर नहीं दिया, पहले दिल्ली सल्तनत को स्टेबल बनाने का कोशिश किया। और इसने क्या का निर्माण करवाया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया, जो कि अजमेर में स्थित है। किसने? ऐबक ने। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली में। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में, जो है इसने निर्माण करवाना शुरू करवाया था। परंतु कुतुब मीनार का अंतिम रूप निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, अंतिम निर्माण।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था। कौन सा? कुतुब मीनार। तो चौथे मंजिल की निर्माण जो है वह फिर चौथे और पांचवें मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये आपसे पूछे कि आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार से जो संबंधित कौन कौन कितने शासक हैं, कुतुब मीनार के निर्माण में कितने शासक का हाथ है, तो एक तो ऐबक का हाथ है, ऐबक का हाथ है, ठीक है। सेकंड इल्तुतमिश जो पूरा करवाया था, इल्तुतमिश पूरा करवाया था, इसका हाथ है। और तीसरा जो है वह फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। यानी तीन शासक का इसमें जो है तीन शासक का उल्लेख देखने को मिलेगा तीन निर्माण में, जिसमें ऐबक शुरुआत किया था, इल्तुतमिश चौथा मंजिल तक पूरा किया था, और बिजली गिरने से चौथा मंजिल मंजिल जब खत्म हो गया तो फिर चौथा और पांचवा मंजिल का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवा दिया गया था। तो तीन शासक मिलकर इसको वर्तमान का जो है उसको वो जो कुतुब मीनार है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का इसमें, तो नेक्स्ट पॉइंट का देखें तो 1210 एडी में इनकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐबक की मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र आराम शाह सिंहासन पर बैठे, परंतु वह एक अयोग्य शासक थे। कुछ ही महीनों के पश्चात इल्तुतमिश ने आराम शाह को प्रतिस्थापित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। आपको पता है ये जो आराम शाह है बहुत ही हमने टाइमलाइन देखे तो आप देखे होंगे कि ऐबक का कार्यकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद 1210 से लेकर 1210 तक ही मतलब कुछ ही महीने तक आराम शाह का शासन काल चला। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको हटाया, चल बेटा तू हट, तू कोई काम का नहीं है, अपने को बनने दो, ठीक है। तो यहाँ पे इल्तुतमिश शासक बन गया, दिल्ली के सिंहासन पे बैठ गया। उसके बाद 1206 में हुआ कि गौरी ने उसे आजाद किया था, ठीक है। 1206 में किसे आजाद किया था? तो गौरी ने इल्तुतमिश को आजाद कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, अब हम लोग देख लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, 1206 में ये जो गोरी आजाद क्यों किया था इल्तुतमिश को? हुआ क्या था कि वो गुजरात के अभियान से लड़ रहा था, तो इल्तुतमिश का जो है इल्तुतमिश का पूरा अपना इल्तुतमिश का जो साहस देकर ये बोला कुतुबुद्दीन ऐबक को, गोरी ने बोला कि जाओ इल्तुतमिश, हम तुमको आजाद रखते हैं, गुलाम बना के नहीं रखते, लेकिन तुम जो है हमारे साथ ही रहना। तो ये बोला कि जी हुजूर, हम आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन हम गुलाम बन के नहीं रहेंगे। तो इसलिए जो ये जो है ये जो मतलब इसका गुलाम था, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक जब बना तो इसका गुलाम ये बन के रह गया था, ठीक है। तो गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि ये गोरी का गुलाम नहीं था, ये किसका गुलाम था? ये ऐबक का गुलाम था। किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम हो गया था। गोरी ने तो इसको आजाद कर दिया था, लेकिन ये ऐबक का गुलाम बन के रह गया था, ठीक है। तो ऐबक जो है इल्तुतमिश का अगर कार्यकाल देखें तो 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक लगभग 26 साल का कार्यकाल रहा है, और 26 साल में बहुत अच्छे काम भी किया है इल्तुतमिश ने। अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने जो इसने क्या क्या किया था, तो इसने ये किया था कि मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, ठीक है। प्रारंभ में ये मोहम्मद गौरी के गुलाम हुआ करते थे, बाद में ऐबक के गुलाम हो गए। इन्होंने एक नए राजवंश शमसी की स्थापना की थी। नए राजवंश कौन से राजवंश? शमसी राजवंश की स्थापना किया था, ठीक है। और यह इलबारी तुर्क था, यह जो है यह एक इलबारी तुर्क से संबंधित है। इसने अपनी राजधानी दिल्ली को घोषित किया था। किसको? दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसने अपनी राजधानी दिल्ली को, और ऐबक के समय राजधानी कहाँ था? तो लाहौर था। रिकॉल करते चलना है, लाहौर था। इतिहासकार के ए निजामी के अनुसार ये दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक थे। हमने ऊपर पढ़ा कि जो ऐबक जो थे, ऐबक ऐबक का कार्यकाल कब से कब तक था? 1206 से लेकर 10 तक। बिल्कुल रिकॉल करना है, रिकॉल करते चलना है, तभी ये आपको सब चीज याद रहेगा, नहीं तो भूल जाइएगा, ठीक है। 1206 से लेकर 1210 तक था। तो इसने क्या किया? ये 4 साल के कार्यकाल में पूरा सुदृढ़ किया, सुदृढ़ीकरण किया, सुदृढ़ीकरण के काम किया। सुदृढ़ीकरण मतलब बोले तो इसने एक स्टेबल किया दिल्ली सल्तनत को, और वास्तविक संस्थापक यानी जो है ये विस्तार पे बल नहीं दिया। विस्तार पे बल कौन दिया? तो इल्तुतमिश ने, और इसने वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये कौन बोले? एक इतिहासकार है के ए नाजमी के द्वारा बोला गया था। इस इन्होंने खुलेआम सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, और अपने नाम का खुतवा पढ़वाया था। लेकिन ऐबक किसके नाम के? गोरी के नाम के खुतवा पढ़वाया था। गोरी जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, किसका? सिपह सलार का उपाधि धारण किया था, ये भी आप याद रखिएगा। इन्होंने अपने नाम के दो शुद्ध अरबी सिक्के चलवाया था। एक चांदी का टाका और तांबा का जीतल। किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने चलवाया था, ठीक है। और लेकिन ऐबक किसके नाम से चलवाया था? तो ऐबक गोरी के नाम से चलवाया था, ये भी आप याद रखिएगा।
इतिहासकार कहते हैं कि टंका का दिल्ली अर्थव्यवस्था का आधार था। जो टंका जो था, यानी जो तांबे का टंका जो था और तांबे का चांदी का जो टाका था, वह दिल्ली अर्थव्यवस्था के एक आधार था। इन्होंने दिल्ली सल्तनत का विस्तार भी किया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। ये प्रारंभ में बदायूं के गवर्नर हुआ करते थे। कहाँ के? बदायूं का गवर्नर हुआ करते थे, याद रखिएगा। ठीक है, बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। और गोरी ने ऐबक को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? तो उत्तर भारत का गवर्नर नियुक्त किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर भारत का गवर्नर नियुक्त किया था गोरी ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने 40 अमीरों के दल का तुर्कान चहलगामी का गठन किया था। तो तुर्कान चहलगामी का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया, जिसमें 40 अमीर लोग रहते थे। और यही अमीर लोग जो थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय सबसे बड़ा सिर दर्द हुए करते थे। हम लोगों ने 3 चीज पढ़े हैं ऐबक के बारे में, कि एक अमीर वर्ग थे। ठीक है, देखिए ऐसे रिकॉल करके थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे हम लोग रिकॉल करके पढ़ेंगे ना, सच बता रहे हैं, आपको रिवीजन करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एक ही मतलब एक सब चीज साथ में होते रहेगा। ठीक है, तो इस ऐबक के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौती कौन कौन सी थी? एक तो अमीर वर्ग इसके चुनौती था, साथ में स्थानीय शासक जो थे इसके चुनौती थे। कौन थे? स्थानीय शासक इसके ओर से थे। स्थानीय शासक के बाद जो थे, स्थानीय शासक थे, उसका बाद यलदूज और कुवाचा थे। कौन? यलदूज और कुवाचा हुआ करते थे। तो ये याद रखिएगा। इन्होंने दिल्ली सल्तनत का विस्तार भी किया था। क्या किया था? दिल्ली सल्तनत का विस्तार भी किया था इसने। इन्होंने रणथंभौर और ग्वालियर को जीता था। रणथंभौर और ग्वालियर को जीत के किसमें? दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। इन्होंने उज्जैन पर भी आक्रमण किया था और महाकाल मंदिर को नष्ट करवा दिया था। उज्जैन का जो महाकालेश्वर वर्तमान में मंदिर है, उसको इसने क्या किया था? नष्ट करवा दिया था आक्रमण करके। इन्होंने अली मर्दान खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा, अली मर्दान खां को बंगाल का गवर्नर किसने नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने नियुक्त किया था। इन्होंने मलिक जानी को, यानी जो बिहार के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। तो मलिक जानी को बिहार का सूबेदार और अली मर्दान खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। याद रखिएगा, बिहार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महत्वपूर्ण है। ग्वालियर के विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी बना दिया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस जगह के विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी बना दिया? तो ग्वालियर के विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी बना दिया था। इसके समय में चंगेज खां का भी आक्रमण होता है। 1221 ईस्वी में सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण होता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि चंगेज खां ने रुआरिज्म ख्वारिज्म, ठीक है, ख्वारिज्म वंश को नष्ट कर दिया था। किसने? ख्वारिज्म जो वंश था, उसको भी नष्ट कर दिया था। चंगेज खां का यह आक्रमण इस वंश के राजकुमार मंगवर्नी के लिए था। जो ख्वारिज्म वंश के राजकुमार थे, जिनका नाम था मंगवर्नी, तो इसी मंगवर्नी के लिए चंगेज खान ने, मंगवर्नी जो था वह 1229 ईस्वी इसी के लिए जो चंगेज खान ने इस वंश को नष्ट कर दिया था। 1229 में इल्तुतमिश ने अब्बासी खलीफा से सुल्तान की मान्यता प्राप्त की थी। सुल्तान का मैं आपने आपको तो एक स्वतंत्र सुल्तान घोषित किया ही था, लेकिन 1229 में जाकर, ठीक है, कब? 1229 में जाकर इसने अब्बासी खलीफा जो अब्बासी खलीफा जो थे, अब्बासी खलीफा से सुल्तान की मान्यता प्राप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं, इल्तुतमिश ऐसा पहला शासक था जो ऐसा पहला मान्यता प्राप्त किया था, यानी अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाले दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने पहली बार इक्ता प्रणाली शुरू किया था। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने पहली बार शुरू किया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इक्ता प्रणाली वास्तव में एक भूमि का टुकड़ा हुआ करता था और इल्तुतमिश इक्ता अधिकारियों को वेतन के रूप में दी गई थी। यानी कि जो अधिकारी होते थे उनको वेतन नहीं देकर भूमि दे दी जाती थी कि जाओ भाई, ये जगह तुम्हारे नाम कर दिए। एकता प्रणाली अनुवांशिक नहीं होती थी। क्या ये तो अनुवांशिक नहीं होती थी? इसका मतलब क्या हुआ? अनुवांशिक मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे कोई अधिकारी है और उनको एकता प्रणाली के तहत उनको कोई भूमि दे दिया गया, मान लेते हैं क्षेत्र दे दिया गया, तो ये अधिकारी ही इस पे अपना जो भी इससे इससे टैक्स आएगा इस भूमि से, या जो भी इस भूमि से उपज होगा, ये अधिकारी ही यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही अधिकारी मरे तो ऐसा नहीं कि इस पे इनका बेटा का भी वर्चस्व हो जाएगा, इनके पोता का भी वर्चस्व हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए अनुवांशिक नहीं थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इल्तुतमिश ने कुछ अभियान किए थे दिल्ली सल्तनत के विस्तार के लिए। जैसे रणथंभौर अभियान किया था, जो 1226 से लेकर 1227 ईस्वी तक किया था। फिर बंगाल पे आक्रमण किया था 1230 से लेकर 1231 तक। महाकाल उज्जैन पे आक्रमण किया था 1234 1235 में, और ग्वालियर पे भी आक्रमण किया 1230 और 31 में। तो बंगाल
प्लस ग्वालियर पे कब किया था? 1230-31 में, 1230-31 में। महाकालेश्वर मंदिर पे कब हुआ था? 34-35 में, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछे रणथंभौर में 1226 और 1227 में इसने आक्रमण किया था। ठीक है, इसने किसको किसको हराया था? तो तराइन के तीसरे युद्ध में 1215 में एलदूज को हराया था। तराइन का तीसरा युद्ध हम लोगों ने दो ही युद्ध पढ़े हैं फेमस में, एक तो 1191 और फिर 1192 के युद्ध हम लोग पढ़े, लेकिन यहाँ पे तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में। और 1215 ईस्वी में इसने क्या किया था? तो 1215 ईस्वी में इसने किसको हराया था? यलदूज को हराया था, पराजित कर दिया था तीसरे युद्ध में। 1217 में कुवाचा को सिंध में पराजित कर दिया था इल्तुतमिश। दो प्रमुख लेखक इसके दरबार में रहते थे, मलिक ताजुद्दीन और मिनहाजुद्दीन सिराज। ये बहुत ही फेमस है, इनसे क्वेश्चन आता है। तो मलिक ताजुद्दीन और मिनहाजुद्दीन सिराज जो है यह इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे, और इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई थी, और ये दिल्ली में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि तुर्कान ए चहलगामी की सहायता से रुकनुद्दीन फिरोज सिंहासन पर बैठा। किसने? रुकनुद्दीन फिरोज सिंहासन पर बैठा। लेकिन हम लोगों ने ऊपर पढ़े कि जो है वह इल्तुतमिश क्या कर दिया था? तो वो इल्तुतमिश जो था वह इसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। किसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था? तो अपनी बेटी जो थी रजिया सुल्तान, उसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। किस अभियान के बाद? आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ग्वालियर का अभियान हुआ था, यहाँ पे एक सेकंड, सॉरी सॉरी, जो ग्वालियर का अभियान हुआ था उसके बाद जो है उसको अपने नियुक्त कर दिया था। ग्वालियर का अभियान कब हुआ था? तो 1230 और 1231 में, ग्वालियर और बंगाल का सेम टाइम पे हुआ था। चलिए, तो उस समय ही नियुक्त कर दिया था। लेकिन ये जो तुर्कान ने चहलगानी, जिसमें 40 अमीर लोग हुआ करते थे, इसकी सहायता से रुकनुद्दीन फिरोज सिंहासन पर बैठ गया। कुछ समय के पश्चात दिल्ली में रुकनुद्दीन फिरोज के खिलाफ विद्रोह होने लगा, और रजिया ने रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या करके सिंहासन पर बैठ गई थी। रजिया सुल्तान की अगर हम लोग बात करें तो रजिया सुल्तान जो था यह 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। रजिया भारत की पहली केंद्रीय शासिका शासक थी महिला में। वह एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक भी थी। इनका विरोध तुर्कान चहलगानी कर देता है कि एक महिला कैसे शासक बन सकती है। रजिया ने अपने वजीर के रूप में जुनैदी को नियुक्त किया था। किसको? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको नियुक्त किया था? जुनैदी को नियुक्त किया था। रजिया ने एतगीन को बदायूं का एवं अल्तुनिया के अल्तुनिया को भटिंडा का गवर्नर नियुक्त किया था। एतगीन को कहाँ का? बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया था। और इसी बदायूं का गवर्नर पहले कौन हुआ करता था? प्रारंभ में इल्तुतमिश हुआ करता था। हम लोगों ने ऊपर अभी पढ़ चुके हैं, इल्तुतमिश हुआ करता था। इसी जगह का बदायूं का गवर्नर पहले हुआ करता था। और ऐबक कहाँ का गवर्नर हुआ करता था? तो ऐबक जो था वह उत्तर भारत का गवर्नर घोरी के द्वारा नियुक्त किया गया था। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, और एतगीन को बदायूं का गवर्नर किसने नियुक्त किया? तो रजिया सुल्तान के द्वारा नियुक्त किया गया था। और अल्तुनिया को भटिंडा का गवर्नर किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? रजिया सुल्तान के द्वारा नियुक्त किया गया था। रजिया ने दिल्ली सल्तनत का भी विस्तार किया था। किसका? दिल्ली सल्तनत का भी विस्तार रजिया ने किया था। और इस क्रम में उन्होंने राजस्थान के कुछ भाग को जीत लिया था। इतिहासकारों के अनुसार रजिया जलालुद्दीन याकूत से विशेष अनुराग रखती थी। विशेष अनुराग मतलब मेल मिलाप, हेल मेल थोड़ा सा चलते रहता था। रजिया जलालुद्दीन याकूत याकूत से रखती थी। 1240 में तुर्कान चहलगानी ने रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश ने जो गठन किया था इसमें कितने अमीर वर्ग होते थे? 40 अमीर वर्ग होते थे। और 1240 ईस्वी में तुर्कान चहलगानी ने क्या किया? रजिया के खिलाफ जो है रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के दौरान तुर्कान चहलगानी ने याकूत की हत्या कर दिया। यही याकूत याकूत की हत्या कर दिया था। यही याकूत जो रजिया से हेल मिला रहता था। दिल्ली सल्तनत पर शासन ले लिया, और दिल्ली सल्तनत का शासन अपने हाथ में ले लिया तुर्कान चहलगानी। इस विद्रोह के बाद रजिया ने भागकर भटिंडा में चली गई, और भटिंडा में किसका गवर्नर नियुक्त की थी? तो अल्तुनिया को गवर्नर नियुक्त की थी। यहीं पर रजिया ने अल्तुनिया से विवाह भी कर लिया था। 1240 में ही रजिया और अल्तुनिया को कैथल हरियाणा में तुर्कानी चहलगामी के द्वारा मार दिया गया था। ठीक है, प्रारंभ में रजिया को कैथल हरियाणा में दफनाया गया, परंतु कुछ समय पश्चात इसका मकबरा फिर से दिल्ली में बनाया गया रजिया सुल्तान की। रजिया की मृत्यु के पश्चात तुर्कान चहलगानी के सहयोग से बहराम शाह सिंहासन पर बैठा। वह एक योग्य शासक नहीं था। ठीक है, तो तुर्कान चहलगानी जो अमीर वर्ग थे, ये बिल्कुल यही कारण था, अमीर वर्ग जो थे इससे ऐबक डरता था। क्यों डरता था? क्योंकि आपको पता था ये जो अमीर लोग हैं ये इन्हीं से अर्थव्यवस्था चलता है, और यही आगे चल के कुछ कर सकते हैं। और इल्तुतमिश ने सबसे बड़ा गलती कर दिया, इन लोगों का एक साथ एकजुट कर दिया। तो ये जो एकजुट करिए तो तुर्कान चहलगानी एक बहुत ही अयोग्य
शासक जिसका नाम था बहराम सिंह, उसका शासक बना दिया दिल्ली सल्तनत का। इतिहासकारों के अनुसार रजिया जलालुद्दीन याकूत से विशेष अनुराग रखती थी और 1240 में तुर्कानी चलगानी ने रजिया के खिलाफ विद्रोह, ये लगता है सेम पेज एक बार और आ गया, तो सॉरी। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं दुनिया में सेम पेज नया स्कैन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सहयोग से बहराम शाह क्या हुए, सिंहासन पर बैठ गया। अब बहराम शाह के बारे में देख लेते हैं। बहराम शाह के बारे में देखेंगे तो 1240 से लेकर 1242 एडी तक जो है इसका मात्र 2 साल का इसका शासन काल रहता है। 2 साल में ही इसने शासन काल में तुर्कान चहलगानी ने एक नए पद का सृजन किया, नायब ए मुमलकात। नायब ए मुमलकात का सृजन किसके द्वारा किया गया, तुर्कान चहलगानी के द्वारा किया गया। किसके शासन काल में, तो बहराम शाह के शासनकाल में। बहराम शाह का शासनकाल कब से कब तक था, 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक था। इस काल में यह पद सबसे शक्तिशाली होता था। पहले यह नायब ए मुल्कात एतगीन पहले नायब ए मुमलकात किसको नियुक्त किया गया था, एतगीन को नियुक्त किया गया था। ठीक है, किसको, एतगीन को नियुक्त किया गया था। और यही एतगीन है जहाँ जो जिसे बदायूं का गवर्नर नियुक्त की थी, कौन, रजिया सुल्तान। ठीक है, ये पॉइंट रिकॉल हो रहा है यहाँ पे, दोबारा हम बता रहे हैं, याद रखिएगा। और यही बदायूं का गवर्नर प्रारंभ में इल्तुतमिश हुआ करता था और रजिया सुल्तान ने इसी बदायूं के गवर्नर एतगुन को नियुक्त की थी। और जब तुर्कान चहगानी बहराम शाह के शासन काल में एक नए पद नायब ए मुमलकात का गठन किया, तो उसका प्रथम जो नायब ए मुमलकात जो अधिकारी बनाया हुआ उसी एतगीन को बनाया था। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर 1242 में इन्हीं के शासनकाल में दिल्ली के मंगोल आक्रमणकारियों ने तैर बहादुर ने आक्रमण किया था। एक मंगोल आक्रमणकारी था तैर बहादुर, जिसने इस पे आक्रमण किया था 1242 में। 1242 में तुर्कान चहलगानी ने बहराम शाह को पद से हटा दिया और इसके पश्चात मसूद शाह को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया, जिसमें मसूद शाह का जो कार्यकाल था 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक था। मसूद शाह, ठीक है। मसूद शाह की तुर्कान चहलगानी का कठपुतली था। कौन था, तुर्कान चहलगानी का एक बिल्कुल कठपुतली हुआ करता था। इसने इसके शासन काल में गयासुद्दीन बलवन अत्यधिक शक्तिशाली होते चला गया था। किसके शासन काल में, तो जो है मसूद शाह के शासनकाल में बलवन और शक्तिशाली होते गया और बलवन को इस काल में अमीर ए हाजिब का पद दिया गया था। अमीर ए हाजिब का पद दिया गया था और दरबार की क्रिया को नियंत्रित करने वाला एक मंत्रालय होता था, एक विभाग होता था अमीर ए हाजिब। और इसी का जो है नियंत्रक यानी इसी का जो पद दिया गया था किसको, बलवन को दिया गया था। धीरे धीरे शक्तिशाली ये होते जा रहा था। 1246 में नसरुद्दीन मोहम्मद ने दिल्ली के अगले शासक बने। कब, 1246 में, याद रखिएगा। 1246 में नसरुद्दीन के शासन काल में बलवन की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करते थे। जो बलवन ही सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किसके शासन काल में, नसरुद्दीन के शासन काल में करते थे। अब बलवन को जो पोस्ट दिया गया था ये बिल्कुल यहाँ पे दरबार को नियंत्रण का पोस्ट दिया गया था, अमीर ए हाजिब। तो ये बिल्कुल दरबार को नियंत्रण करता था। तो धीरे धीरे अयोग्य शासक आते गए और दरबार के नियंत्रण और ज्यादा अपने हाथ में लेते गया। और नसरुद्दीन के शासन काल आते आते बलवन ने सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग खुद ही करता था। इतिहासकारों के अनुसार नसरुद्दीन मोहम्मद एक उदार शासक था। ठीक है, नसरुद्दीन ने बलवन की पुत्री से विवाह किया था और 1266 में नसरुद्दीन की मृत्यु भी हो गई थी। इसके पश्चात बलवन सिंहासन पर बैठा और एक बहुत ही जबरदस्त शासक था और इससे क्वेश्चन भी आता है, जिसका शासनकाल 1286 से 66 से लेकर 1287 तक था बलवन का शासनकाल। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं गयासुद्दीन बलवन के बारे में। इसके बारे में बात करें तो बलवन प्रारंभ में इल्तुतमिश के गुलाम थे। किसके गुलाम थे, इल्तुतमिश के गुलाम थे। और इन्होंने एक नए वंश बलवनी वंश का स्थापना किया था। दिल्ली सल्तनत का सबसे कठोर सुल्तान इसे माना जाता है और तुर्कान चहलगानी का एक सदस्य था। इन्होंने एक नई रक्त और लौह की नीति का शुरुआत किया था। तो रक्त और लौह की नीति का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो बलवन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और बीपीएससी में आया हुआ भी क्वेश्चन है। इन्होंने तुर्कान चहलगानी का दमन भी किया था। अमीर वर्ग के सार्वजनिक उत्सवों पर रोक लगा दिया था इसने। ठीक है, बलवन ने राजत्व का द्वैतीय सिद्धांत लागू किया था। राजत्व का द्वैतीय सिद्धांत, राजत्व मतलब राजा हो गया, किसका, राजा। राजा अद्वैतीय मतलब देवता, तो राजा ही देवता है। इस सिद्धांत को लागू किया था बलवन ने, याद रखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बलवन ने जिले इलाही की उपाधि धारण किए थे। जिले इलाही की उपाधि किसने धारण किया था, बलवन ने धारण किया था, यानी ईश्वर का छाया इसका मतलब होता है। इन्होंने अपने दरबार में कुछ फारसी और ईरानी परंपराओं को आरंभ करवाया था, जैसे सिजदा, पैबोस, नौरोज। सिजदा क्या था, तो सुल्तान के आगे सर झुकाना, एक प्रकार का एक फारसी
और ईरानी परंपरा हुआ करता था। पैबोस सुल्तान के पैरों को चूमना हुआ करता था और नौरोज नया साल का पहला दिन हुआ करता था। नौरोज वर्तमान में किसका जो है नव वर्ष है, तो पारसी लोग का नव वर्ष है, पारसी समुदाय का वर्तमान में है। तो इसने तीन सिजदा, किसने क्या कहा, सिजदा, पैबोस, सिजदा, पैबोस और ठीक है नौरोज इसने शुरू किया था। किसने, बलवन ने शुरू किया था। बलवन किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का प्रारंभ में गुलाम हुआ करता था। बलवन के अनुसार वह ईरान के अफरासियाबाद से संबंधित है। ठीक है, बलवन के अनुसार वास्तव में अफरासियाबाद ईरान का एक सम्मानित वंश था, अफरासियाबाद। फिरदौसी ने अपनी पुस्तक शाहनामा में अफरासियाबाद के वंश के बारे में लिखा है। किसने, फिरदौसी का जो पुस्तक है शाहनामा उसमें लिखता है। बलवन के प्रशासनिक सुधारों के रूप में भी जाना जाता है। बलवन ने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए थे, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे बलवन ने दो विभागों की स्थापना भी किया था। दीवाने अर्ज एक आर्मी डिपार्टमेंट था और दीवाने बरीद एक गुप्तचर विभाग हुआ करता था। तो अर्ज मतलब आर्मी, अ से अर्ज, अ से आर्मी, ठीक है। बरीद मतलब गुप्तचर, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने उत्तर पश्चिम सीमाओं पर 6 दुर्गों का श्रृंखला का निर्माण करवाया था। उत्तर और पश्चिम, ठीक है, उत्तर और पश्चिम जहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं, ये है भारत का मैप और इस एरिया में उत्तर पश्चिम वाले एरिया पे इसने जो है सीमाओं का निर्माण करवाया था। यहाँ बलवन ने शाहजादा को कमांडर के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, किसको, शाहजादा को, प्रिंस महमूद को जो है, प्रिंस महमूद जो शाहजादा था उसको कमांडर के रूप में नियुक्त किया था। कहाँ पे, जो मतलब इसका मतलब देखिए, जो बलवन का पुत्र था शाहजादा, इसको जो 6 दुर्ग का जो निर्माण करवाया था उत्तर पश्चिम के सीमा पे, वहां पे शाहजादा जो थे इसका बेटा था। ठीक है, जिसका नाम था प्रिंस महमूद, राजकुमार महमूद। तो इसको यहाँ का कमांडर नियुक्त किया था ये 6 दुर्ग का, ताकि जो आक्रमण नहीं हो सके, और इसको अपने बेटा पे बहुत विश्वास था। 1279 में बंगाल में एक विद्रोह हो गया। इस समय बंगाल के शासक तुगरीक खान थे। कौन थे, तुगरीक खान हुआ करते थे। बलवन ने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। बलवन ने दिल्ली में लाल महल का निर्माण भी करवाया था। तो दिल्ली में लाल महल का निर्माण किसने करवाया था, बलवन ने करवाया था। बलवन की मृत्यु 1287 एडी में हो गई थी। बलवन की मृत्यु के बाद उनका पुत्र कैकूबाद सिंहासन पर बैठा था। तो बलवन की मृत्यु कब हो गई, 1287 में। शासक कब बना था, 1266 में। उसके बाद इसका एक पुत्र कैकूबाद बना था। इस वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स हुआ करते थे। अब दिल्ली सल्तनत यहीं पे बिल्कुल समाप्त हो गया है। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड आप जाइए, बिल्कुल एमसीक्यूज लगाइए। सॉरी, दिल्ली सल्तनत समाप्त नहीं हुआ, माफ कीजिएगा, गुलाम वंश समाप्त हो चुका है। माफी चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जो है वो फॉलो फॉलो में बोला गया हमसे, ठीक है। तो गुलाम वंश बिल्कुल यहाँ पे समाप्त हो चुका है। और जाइए गुलाम वंश से एमसीक्यूज लगाइए, उससे क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। आप अगर अपने ऐप में जाएंगे तो वहाँ पे ना जो विजेता बैच वाला ऐप नोट्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर हिस्ट्री का टॉपिक वाइज, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। रिवीजन जरूर कीजिएगा। देखिए, हम एक टेक्निक बनाते हैं, कोई भी चीज़ हमको पढ़ना होता है तो हम कैसे पढ़ते हैं, याद कैसे करते हैं। अब बुक से उठना तो किसी को भी इंटरेस्ट, मतलब धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो रहा है सबका, बिल्कुल मेरा भी धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन अभी ठीक है, हमने उसको मेंटेन कर लिया फिर से। तो अगर आपको याद करना है तो पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम देते हैं 5 घंटा का कोई क्लास है, आपको पहले एक के स्पीड में देखना है क्लास को, अच्छा से इसमें कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए। फिर 1.25 के स्पीड से देखना है, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, ठीक है। फिर 2 दिन 3 दिन बाद 1.5 के स्पीड से देखना है। फिर 3 दिन 4 दिन बाद जो है 2 के स्पीड से देखना है, ठीक है। तो मतलब इसके हर मतलब मुश्किल से ना 15 दिन में आप ऐसे कर करके देखेंगे तो आपको ना हमेशा के लिए चीज़ याद हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम भी कम लगेगा। ऐसे हम किया करते हैं, आप भी ट्राई करके देखिए, शायद आपके लिए बेनिफिट हो जाए। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक इसका शासनकाल बहुत ही छोटा, मात्र 30 साल का इसका शासनकाल हुआ करता था। और इसी 30 साल में ना 3 शासक है। जलालुद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल 1290 से लेकर 1296 हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही चर्चित शासक है, जो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। फिर मुबारक शाह खिलजी तो 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक इसका शासनकाल हुआ करता था। जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो 1290 से 96 मात्र 6 साल का शासनकाल था और खिलजी वंश के संस्थापक इसे माना जाता है, ठीक है। और ये प्रारंभ में बलवन के सेनापति हुआ करता था। इन्होंने अपनी राजधानी किलो खोरी को बताया, किलो खोरी को बनाया, किसको, किलो खोरी को बनाया। तो दिल्ली सल्तनत की अभी तक 3 राजधानी हो चुकी है, कौन कौन। सबसे पहले लाहौर हुआ करता था। लाहौर के बाद कहाँ हुआ करता था, दिल्ली लेकर आया। दिल्ली कौन, इल्तुतमिश लेकर आया। लाहौर ऐबक के समय था।
अब हो गया किलोखोरी। किलोखोरी किसके समय था? तो जलालुद्दीन खिलजी के समय किलोखोरी हो गया था। इन्होंने अपने आप को एक उदार शासक बताया था। इसके शासनकाल में दिल्ली पर मंगोल का आक्रमण हुआ था और इस आक्रमण के दौरान लगभग 2000 मंगोल दिल्ली में आकर बस गए थे, ठीक है। और दिल्ली में जो एक जगह है उसे मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं, जहां मंगोल लोग बसे हुए हैं। इस समय प्रसिद्ध सूफी संत सीधी मौला थे। प्रसिद्ध जो सूफी संत हुआ करते थे कौन थे? सीधी मौला इसी के समकालीन थे। किसके समकालीन? तो जलालुद्दीन खिलजी के। अपने शासन में, शासन गलती लिखा है यहाँ पे, अपने शासन में इन्होंने सीधी मौला की हत्या करवा दी थी। जो सूफी संत हुआ करते थे इसकी हत्या करवा दिया था। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। इन्होंने अपना राज्य अभिलेख दिल्ली के लाल महल में करवाया था और लाल महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बलवन के द्वारा करवाया गया था। ये आप याद रखिएगा, किसके द्वारा? बलवन के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने दीवान ए वकूफ स्थापित करवाया था। किसने क्या स्थापित करवाया था? दीवान ए वकूफ स्थापित करवाया था। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। किसने? उसके बाद अलाउद्दीन 1296 में अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गया और पहली बार दक्षिण भारत पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कब से कब तक था? 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। ये आक्रमण के देवगिरी महाराष्ट्र पे किया था। कहाँ पे किया था? देवगिरी महाराष्ट्र पे। इस समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे। 1296 में जलालुद्दीन को अलाउद्दीन के द्वारा मार दिया गया था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर एसानी के टाइटल से लिया और शासक बना था। सिकंदर एसानी का टाइटल लेके शासक बना था और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 एडी तक शासक इसका शासन काल था। हम लोग वास्तविक अगर नाम देखें तो अली गुरसप नाम हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसप हुआ करता था। ये जलालुद्दीन के भतीजे और दामाद भी हुआ करता था और इसको हत्या भी कर दिया था। ये प्रारंभ में कड़ा मानिकपुर के गवर्नर हुआ करता था और इन्होंने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करके शासक बना था। गद्दी पर बैठने के बाद इसने अरकली की हत्या कर दी, ठीक है। जो जलालुद्दीन का बेटा था अरकली, उसका हत्या करवा दिया। बोला कि इसके बाप को मार दिए, इसको भी मार के खत्म ही कर देते, ना रहेगा ना आगे चल के कुछ खोज पूछ करेगा। बहुत ही थोड़ा सा खतरनाक शासक हुआ करता था जलालुद्दीन, ठीक है। अगर आप पद्मावत मूवी देखेंगे तो पूरा उसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी का ही पूरा है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के बेटे अरकली की हत्या करवा दी थी। इन्होंने राजनीति के धर्म के से स्वतंत्र कर दिया था, यानी राजनीति को जो है धर्म से स्वतंत्र कर दिया था, जो कि एक बहुत ही अच्छा काम किया था। इन्होंने व्यवहारिक तौर पर खलीफा की शक्ति को स्वीकार नहीं किया, यानी ये बोला कि कोई खलीफा वलीफा नहीं होता, हम नहीं मानते किसी को, हम अपने राज्य में सबसे बड़े हम हैं, हम शासक हैं, हमारा वर्चस्व चलेगा, बात खत्म। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसने कुछ नए धर्म का विस्तार भी किया था। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध फारसी कवि इसके दरबार में रहते थे, ठीक है। जो अमीर खुसरो थे यह 1253 से लेकर 1325 एडी तक जीवित रहे थे, ठीक है। यानी लगभग एक 75 साल तक जीवित रहे थे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 75 नहीं 72 साल तक ये लगभग जीवित रहे थे। और इस बीच ने इन्होंने नायक कवि कहा जाता था, इसलिए कि इनको नायक कवि कहा जाता था और इन्हें भारत का तोता के रूप में भी अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो के बारे में कुछ पॉइंट्स देखें तो इनका जन्म 1253 एडी में पटियाला में हुआ था और ये नायक कवि इन्हें कहा जाता था, भारत का तोता कहा जाता था, तू ही तो तूतीय हिंद के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और यह एक प्रसिद्ध संगीतकार भी थे। इन्होंने दो संगीत वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया था, तबला और सितार को इन्होंने जो है आविष्कार किए थे, तबला और शहनाई। हाल ही में जीआई टैग दिया गया वाराणसी, जो वाराणसी जो में जो जीआई टैग दिया गया किसको? तबला और शहनाई को। तो याद रखिएगा अभी 3 दिन पहले दिया गया है, अप्रैल 2025 में। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो डेट याद रखिएगा, अप्रैल 2025 में शहनाई और तबला दोनों को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा करंट का टॉपिक हो गया, हमने आया तो मेंशन कर दिया। तो ये तबला और सितार के जो है वह आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो है। इन्होंने पहली बार हिंदी शब्दों को पहली बार जो प्रयोग किया था, हिंदी शब्दों का पहली बार प्रयोग कौन किया था? अमीर खुसरो ने किया था। इन्होंने दो प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखे थे, खजायन उल फुतू और नुहू सिपिहर। नुहू सिपिहर किसके द्वारा? तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था और खजायन उल फुतू भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। इनकी मृत्यु 1325 एडी में हो गई थी। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा था। अब बिल्कुल यहाँ पे 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन काल रहते थे। इसी में आपको आ जाता है रजिया सुल्तान के बाद जो शासक बने थे 1240 में उनका खत्म हो गया था। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं
1266 में यहाँ पे बलवन आ जाता है। तो 1266 जो बलवन आ जाता है उस समय से लेकर बाद 1325 ईस्वी तक जो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, 1325 ईस्वी तक जो ये खिलजी वंश समाप्त हो जाता है 1320 में। तो पूरा खिलजी वंश का शासनकाल इसने देख लिया। लगभग आधा जो है, आधा गुलाम वंश का शासनकाल देख लिया। उसके बाद भी तुगलक वंश में भी गयासुद्दीन तुगलक तक इसने देखा था शासनकाल। तो टोटल 8 सुल्तानों का काल ये देखा था। बलवन, कैकुबाद, क्यूमर्स, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, ठीक है, यूसुफ खान, गयासुद्दीन तुगलक, के सभी 8 शासक के इसने शासनकाल देखा था। आर्थिक सुधार की बात करें, जो आर्थिक सुधार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन कौन सा किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शासन को उनके आर्थिक सुधार के लिए जाना जाता है। इन्होंने बाजार नियंत्रक प्रणाली का शुरुआत की थी, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने यहाँ पे ट्रिपल स्टार लगा दिया। इन्होंने बाजार नियंत्रण विभाग दीवान ए रियायत का भी निर्माण किया था। जो बाजार नियंत्रण विभाग है इसको दीवान ए रियायत के नाम से भी इसने इसका निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में 4 प्रकार के बाजार थे। एक थे प्रथम बाजार जो कि अनाज के लगते थे, द्वितीय बाजार कपड़े और रोजमर्रा के सामान के लगते थे, तृतीय बाजार घोड़े के, और चतुर्थ बाजार जो थे वह अन्य कोई कोई सामान के लगते थे। अलाउद्दीन ने माप तौल की प्रणाली को भी अपनाया था। बाजार में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं था। इसके शासनकाल में वस्तु की कीमत निर्धारित किए गए थे। इन्होंने भूमि मापन की प्रणाली मसाहत की भी शुरुआत की थी। तो मसाहत क्या है? एक भूमि मापन प्रणाली है जिसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। वास्तव में मसाहत एक वास्तविक उत्पादन से संबंधित थी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने पूरे उपज का 50% कर प्राप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर घड़ी और चरी लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार खालसा भूमि की अवधारणा शुरू की थी। खालसा भूमि की जो अवधारणा किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। और खालसा भूमि को प्रत्यक्ष रूप से सरकार नियंत्रण करती थी। अलाउद्दीन ने भूमि के बड़े भाग को खालसा में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, जो भूमि के बड़े बड़े भाग थे तो उसको खालसा में परिवर्तित कर दिया था। खिलजी ने एक राजस्व विभाग का दीवान ए मुख्तराज का भी स्थापना किया था। तो एक राजस्व विभाग, बाजार नियंत्रण प्रणाली, इस सब का जो है स्थापना खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार प्रजा के कल्याण के लिए थे। बर्नी के अनुसार आर्थिक सुधार सैन्य अभियानों को सफल बनाने के लिए थे। दो इतिहासकार दो बात बोलते हैं। अमीर खुसरो बोलते हैं कि जो भी यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार किया था वह प्रजा के कल्याण के लिए किया था। लेकिन बर्नी बोलता है कि बर्नी जो बोलता है कि जो जो भी आर्थिक सुधार यहाँ पे किए गए थे वह इसलिए किए गए थे कि जो सैन्य अभियान सफल हो सके और सेना को ज्यादा से ज्यादा खर्चा और उनको टाइम पे हर चीज मिल सके। अब हम लोग सैन्य सुधार में देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य सुधार क्या था। इसने अपनी सेना का पुनर्गठन किया था और इन्होंने अपनी सेना को नगद वेतन दिया था। इन्होंने अपनी सेना में दाग और चेहरा की जो है उसको शुरू किया था, यानी हुलिया बनाने की प्रक्रिया, हुलिया तैयार करने शुरू कर दिया था इन्होंने। और दाग और चेहरा का मतलब यह हुआ कि दाग एक प्रथा हुआ करती थी, मतलब अपने निशान के लिए। इन्होंने इतिहासकारों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में अलाउद्दीन की सेना सबसे शक्तिशाली सेना थी। इनके शासनकाल में मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अलाउद्दीन के अभियान के बारे में। अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य के विस्तार में संपूर्ण भारत में किया था, परंतु 4 को छोड़कर सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर और बंगाल, ये 4 प्रांत को छोड़कर संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य के विस्तार के लिए जो है वह कोशिश किया था। 4 अभियान इसके बहुत फेमस है। एक गुजरात का अभियान जो 1298 ईस्वी में किया था। बघेल राजपूत कर्ण यहाँ के शासक हुआ करते थे। रणथंभौर में किया था 1301 ईस्वी में। हमीर देव यहाँ के शासक हुआ करते थे। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ में किया था। राजा रतन सिंह यहाँ के शासन हुआ करते थे। इसी पे बना है पद्मावत मूवी, देख लीजिएगा, अच्छा मूवी है। मालवा पे 1305 में आक्रमण किया था दिलावर खां के, ये इस समय इसके शासक हुआ करते थे। मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। किसको? मलिक कफूर को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रणथंभौर। रणथंभौर के बारे में बात करें तो रणथंभौर जो है, रणथंभौर के शासक हमीर देव हुआ करते थे। ठीक है, रणथंभौर के शासक कौन? हमीर देव हुआ करते थे, जिसपे 1301 में जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। इन्होंने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन का सबसे महत्वपूर्ण अभियान चित्तौड़ का अभियान हुआ था। इस समय चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और महारानी पद्मावत हुआ करती थी। मलिक मुहम्मद जायसी के अनुसार यह अभियान पद्मावती के लिए किया गया था। एक इतिहासकार था जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, और ये किसके लिए अभियान किया था? तो पद्मावती के लिए किया था। पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया था? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था पुस्तक, और इसी पुस्तक में मूवी बनी है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को पराजित करके उनकी हत्या कर दिया था।
और इस अभियान के दौरान पद्मावती ने जौहर कर लिया था, यानी आग में कूद गई थी 1303 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखिएगा। बहुत अच्छा मूवी है, देखिएगा पद्मावत मूवी, बहुत बेस्ट मूवी है। मालवा के बारे में बात करें, मालवा पर भी इसने आक्रमण किया था और इस समय मालवा के गवर्नर दिलावर खां हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने धारा और मांडू पर भी अधिकार कर लिया था। 1306 से लेकर 1313 के बीच मलिक काफूर ने दक्षिण भारत को जीत लिया था। 1306 से लेकर 1313 तक मलिक काफूर को भेजा था कि जाओ बेटा तुम दक्षिण भारत को संभालो, और दक्षिण भारत को जीत लिया था। मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो इस समय दक्षिण भारत में चार प्रमुख राज्य थे। देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय और दार समुद्र के होयसल, मदुरई के पांड्य। ये जगह और वहां के राजवंश का नाम है। यानी देवगिरी में यादव वंश, वारंगल में काकतीय वंश और द्वार समुद्र के होयसल वंश, मदुरई के पांड्य वंश हुआ करते थे। इस समय तेलंगाना जो वारंगल के अंतर्गत शक्तिशाली राज्य था। इस समय तेलंगाना एक अधीनस्थ राज्य था और तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव थे। प्रताप रुद्र में मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। किसने? प्रताप रुद्र देव मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और ये मलिक कफूर जो है और प्रताप देव हार गए थे इसके सामने। ठीक है, तेलंगाना के शासक हुआ करते थे। नेक्स्ट है, इसी अभियान के दौरान पहली बार कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ था, यही दक्षिण भारत से। निर्माण कार्य की बात करें तो हजार स्तंभों वाला महल का निर्माण दिल्ली में करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। हौज खास का भी निर्माण दिल्ली में करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण दिल्ली में करवाया था। श्री कोट का भी निर्माण दिल्ली में करवाया था। ठीक है, बैटरी लो हो गया, चार्ज में लगा लेते हैं। इसकी मृत्यु 1316 एडी में हो गई थी और इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र मुबारक शाह खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। कौन? मुबारक शाह खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मुबारक शाह खिलजी एक अयोग्य शासक था और इनके आर्थिक सुधारों को समाप्त कर दिया था। जो भी आर्थिक सुधार था इनको समाप्त कर दिया था। किसने? इनका जो बेटा हुआ आगे चल के, जिसका नाम क्या था? इस बेटा का नाम था मुबारक शाह खिलजी और इनके जो भी मेहनत था उस पर पानी फेर दिया। पूरा आर्थिक सुधार को इसने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, इसने दिल्ली सुल्तान में पहली बार खलीफा की उपाधि धारण किया था। इतिहासकारों के अनुसार एक कभी कभी नग्न अवस्था में महिलाओं के वस्त्र पहनकर दरबार में आता था। कौन? ये जो था इसका बेटा। ठीक है, 1320 ईस्वी में खुसरो खान ने मुबारक शाह की हत्या कर दिया और खुसरो खान ने दिल्ली पर 3 महीने का शासन किया था। खुसरो खान ने 1320 में ग्यासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां की अभी हत्या कर दी और इस नए राजवंश का स्थापना तुगलक वंश की स्थापना कर दिया था 1320 में। कौन? तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो तुगलक वंश भी हम लोग समाप्त कर दिए और अब हम लोग देखेंगे, सॉरी, हम लोगों ने खिलजी वंश समाप्त कर दिया, अब तुगलक वंश देखेंगे। तुगलक वंश के बाद जो है वो सैयद वंश देखेंगे और फिर देखेंगे लोधी वंश को देखेंगे। ओके, तो गाइज हम क्या करते हैं ना कि यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं और एक और वीडियो लेके आएंगे दिल्ली सल्तनत को, जिसमें हम लोग आगे के जो तुगलक वंश है, ठीक है, जो तुगलक वंश है, सैयद वंश और लोधी वंश है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। टोटल जो अभी मतलब 222 पेज तक था दिल्ली सल्तनत, तो 204 तक तो हो गया, यानी अप्रोक्स अभी 20-18 पेज के आसपास जो है इसमें बचा हुआ है। तो इसको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो